हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम केवीएस टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 8वां करेंगे, 8th प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इसका कुछ अगेन कुछ वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं, डेटा क्या होता है। बेसिकली अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, ठीक है, ऐसी रैंडमली नहीं, किसी पर्पस के लिए कोई आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो सारा आपका डेटा होगा। दूसरी बात आती है स्टैटिस्टिक्स की। ये मैथ्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या होता है, इसी डेटा का जो आपने किसी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, उस डेटा का एनालिसिस होता है, उसका कलेक्शन होता है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एनालिसिस है, उसका इंटरप्रिटेशन है। जहाँ भी ये किसी भी डेटा की जब हम स्टडी करते हैं, है ना, वो मैथ्स की ब्रांच में है। और वो पूरी की पूरी ब्रांच हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम डेटा के कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स है, दोनों के दोनों लैटिन वर्ड है। इसका जो डेटा है, इसका ये डेटम लैटिन के डेटम वर्ड से लिया गया है। डेटम का जो मीनिंग होता था वो भी क्या होता था, इंफॉर्मेशन ही होता था। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी लैटिन का एक वर्ड है, स्टेटस। उसका मीनिंग होता है अ स्टेट और अ पोजीशन। ठीक है, तो ये स्टेटस से लिया गया है। और अगेन मैंने आपको बता दिया, इसमें डेटा का ही एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा किस तरीके से आप कलेक्ट करते हैं। देखो, मैं इसको बहुत इजी वे में बताती हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी क्लास में गई अटेंडेंस लेने के लिए। मुझे ये पता करना है मेरे क्लास में कितने बच्चे आए हुए हैं, है ना, कौन बच्चा एब्सेंट है। तो मैं अपना रजिस्टर लेकर के गई एज एन क्लास टीचर और मैंने अटेंडेंस ले ली। ठीक है, इसका मतलब मुझे जरूरत थी उनके बच्चे, हम क्लास में बच्चे कितने आए हैं ये जानने की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे जरूरत थी, मैंने ही कलेक्ट कर ली। तो इसको कहते हैं हम प्राइमरी डेटा। जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन मैंने, जिसको जरूरत थी उसने अगर कलेक्ट कर ली, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, पर्पस क्या था मेरा, मेरे को जानना था कि क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। राइट, तो एक पर्पस के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया, इसका मतलब वो प्राइमरी डेटा है। अब सेकेंडरी क्या है, अब प्रिंसिपल मैम को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई मैम की क्लास में कितने बच्चे आए, क्लास 9th या क्लास 10th में कितने बच्चे आए हैं, तो मैडम क्या करेंगी, आकर के अटेंडेंस तो लेंगी नहीं। मैम क्या कहेंगे, मैम का रजिस्टर लेकर के आओ। तो मेरा रजिस्टर जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, और मैम को वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि क्लास 10th में कितने बच्चे आए थे। तो अब क्या हो गया कि एक मीडिएटर मिल गया। मीडिएटर कौन है, मैं हूँ, जिसने पहले क्लास से अटेंडेंस ली, फिर जाकर के मैडम होती थी। तो जहाँ पे क्या होता है, कोई भी जब डेटा का कलेक्शन किसी मीडिएटर के थ्रू होता है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और जब मीडिएटर नहीं होता, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। राइट, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वैसे तो ग्राफ में यहाँ पे ये मैंने केवल क्लास 9th का लिया हुआ है। उसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन था। ठीक है, वैसे पाई आप देखते होंगे, पाई चार्ट वगैरह भी और होते हैं, पर इसमें 3 ही थे, इसलिए हम केवल आज इतने के बारे में बात करेंगे। अब देखो, बार ग्राफ में क्या होता है ना, कि इस तरीके से हमें पता है, ये तो एक्स एंड वाई एक्सेस होती है, इसमें इस तरीके से रेक्टेंगल बने हुए होते हैं, ये बार्स बने होते हैं, तो ये सेम विड्थ के होते हैं। ठीक है, तो जब सेम विड्थ के ऐसे बार बने हुए होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दी जो भी फ्रिक्वेंसी उनको दी गई हो, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ग्राफ बनता है तो उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसमें गैप नहीं होता, सेम होता है, लेकिन जैसे अगर मैंने यहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट किया, तो सेकंड वाला इसी के बगल में होगा, थर्ड वाला ठीक इसके बगल में, ये अटैच होते हैं, इनमें गैप नहीं होता, ये हिस्टोग्राम होता है। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन क्या होता है, जो आप हिस्टोग्राम बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, मैंने कोई हिस्टोग्राम बनाया, और अब इस हिस्टोग्राम का अगर मैं मिड पॉइंट निकाल दूं, ये मिड पॉइंट निकाल दो और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन भी कर दूं, इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन करती जाऊं, तो ये जो ये बनी है ना लाइन, सेगमेंट्स तो बनती हैं, ये सारी की सारी हम ऐसे लाइन ज्वाइन कर करके बना ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कर्व बन रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है।
ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। तो ये 3 तरीके के ग्राफ्स जो थे उसमें रिप्रेजेंट थे, इसलिए मैंने इतना आपको बता दिया। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। जैसे कि अगर 20 to 25 आपके पास ये कोई रेंज दी हुई है तो इसका क्लास मार्क पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसीज होती क्या है, सेंट्रल टेंडेंसीज होती है वो वैल्यू, वो ऑब्जर्वेशन जो पूरे डेटा का कैरेक्टरिस्टिक बता दे, वो वैल्यू आपकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बात करूँ तो ये लिख रहे हैं, एन एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल series is the value of the variable which describe the characteristics of an entire distribution, कि पूरा जो आपके पास बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी आपकी बता देती है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो मैथमेटिकल एवरेज के हिसाब से, एक पोजिशनल एवरेज के हिसाब से। मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आता है, इसमें से सिर्फ आपके पास अर्थमेटिक मीन है। ये मैंने ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा है कि ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी ये आपके एवरेज में ही आते हैं, ठीक है। अब पोजिशनल एवरेज आपको पता होगा, इसमें मीडियन आ जाता है, जो मिड वैल्यू होती है, मोड होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे सपोजिंगली 1 2 2 3 लिख दिया। अब मैंने इसमें पूछा मोड क्या है, तो मोड क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो हायर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन वो मोड होगा। मीडियन क्या होगा, जो मिड वैल्यू होगी, जैसे सपोजिंगली एक और वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, मिड वैल्यू क्या है इसमें 2 है, तो यही आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है आपके पास, अ, 2 तरीके का एवरेज होता है, मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेज, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रही थी हाइट्स ऑफ 5 पर्सन्स आर, और वो गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन द मीन ऑफ हाइट्स। तो अगर ऑब्जर्वेशन गिवन है, मीन कैसे निकाला जाता है सबको मालूम होगा आई थिंक। मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं इसका सम कितना है, ठीक है। तो ये जो मीन है, मीन होती 704, दो 4, ठीक है 704 ये हो गया। 704 में 55 ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, ये इतना कुछ आ रहा है 759 बाई कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 पॉइंट कितना हो रहा है 4 5 5 8 जा 40, तो ये आ रहा है आपका 5151.8 सेंटीमीटर आ रहा है। एक बार और कैलकुलेशन आप देख लेना इसका, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो भी हो सम ऐड करने में, आप इसको चेक कर लेना, अदरवाइज इतना इसकी वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्या होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा या डिसेंडिंग में लिखना होगा। तो मेरी हैबिट है असेंडिंग में लिखने की, तो मैं 8 लिखूंगी, फिर 9 लिखूंगी, 8 9, फिर क्या रह गया छोटा इनके बाद 8 9 देन 11, देखते रहेंगे है ना। 11 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 22 हो गया, 25 29 ये हो गया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। अब 10 है, आपको पता है अगर इवन होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इवन है, तो इवन का केस क्या होता है, इसमें जो मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, यही होता है। अब इसमें करेंगे हम 1/2 n/2 मतलब 10/2 5 फिफ्थ टर्म और 6th टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों टर्म्स ही हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 15 और उसके बाद क्या है 17 है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो 7 और 5 12, 32, 2 तो 2 कम 2 6 12, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइंड दी मोड। मोड इसमें चेक करना है सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। देखो ये 25, 2.5, 2.5 दो ही बार है, ये 2.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2 कितनी बारी है, 4 बारी है। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो 2.2 इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। वैसे आप कर सकते हो, अगर अपना आपको डिटेल से करना है तो ये 2.3 लिख दिया, 0.5, 2.2 और क्या है, बस यही है ना, और 2.6 भी है। तो आप इसमें फटाफट देख लो कि कौन कितनी बारी आया हुआ है। ठीक है, जैसे 2.5 दो बारी है, ऐसी 2.3 जो है वो भी 2 टाइम्स है ना, 2.6 1 टाइम है, ऐसे करके आपको चेक करना है। ये 4 टाइम है, 2.3 1 2 2 टाइम्स है, तो इस तरीके से करना। 2.4 आपके पास ओनली 1 टाइम ही था, तो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 4 की है, 2.24। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डेटा, मीन ये दे रखा है, ठीक है, ये मीन है, ये दूसरा मोड दे रखा है। ठीक है, वो पूछ रहा है मीडियन क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा था मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, यही होता है। 3 मीडियन मतलब 3 मीडियन निकालना है इसको। मोड कितना है, 12 है, और ये कितना है, 48। ठीक है, 24 दूनी 48 होता है। अब 12 प्लस का 48 कर दो, यहाँ 3 मीडियन बच जाएगा, तो 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 20, तो मीडियन कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। ठीक है, तो अगर किसी का जो मीन है वो 30 है, इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा। ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं, इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 हो जाएगा। इफ वन इज एक्सक्लूडेड, अगर मैं एक हटा दूं इसमें से, देयर मीन बिकम्स 28। तो अब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा न्यू, ठीक है, वो कितना होगा, 28 इंटू 4 होगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, 150, ये कितना आ रहा है, 4 32, 3 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है, 11। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 150 में से ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है, 8, 4 में से 1 गया 3, 38। तो वो जो एक्सक्लूडेड नंबर रहा होगा ना, वो 38 रहा होगा। राइट, हमने क्या किया, कुछ नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, सब्ट्रैक्ट कर लिया, देखा तो वो 38 आ रहा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द लोअर लिमिट। 15 एंड 20 में से लोअर लिमिट 15 होती है, सबको पता होगा। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑजाइव्स इज 18 एंड 54, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। देखो मैं दो चीजें बता देती हूँ। ऑजाइव्स में सबसे पहले ऑजाइव होता क्या, ऑजाइव होता है आपके पास कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को ड्रॉ करने के लिए जिस ग्राफ की जरूरत पड़ती है, उस ग्राफ को या जो ग्राफ बनता है उसको ऑजाइव कहते हैं। ठीक है, बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा। उसका थोड़ा कम ही कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाला है, कुछ कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो मैं बाद में करा दूंगी। ऑजाइव क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड मैं करा देती हूँ अभी। तो इसमें एक तो पहली चीज होती है, अगर आपके पास, आप इसमें दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक तो लेस देन टाइप होता है, एक होता है मोर देन टाइप। ठीक है, अब सपोजिंगली कोई ग्राफ इसमें बन गया, ठीक है, ये कोई भी एक ग्राफ बन गया, तो इसमें क्या होगा, अगर ये लेस देन मोर देन में से कोई, अगर कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, उस ग्राफ में आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो n होती है, उसमें n/2 करना होगा, और वो n/2 आपको क्या करना होगा, यहाँ मार्क करना होगा, अपनी इस y एक्सिस पे उसको मार्क करना होगा। ठीक है, और उसका एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के अकॉर्डिंग
एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ को कहीं ना कहीं पे कट करेगा। अब ये ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है आपको एक्स एक्सिस पे। तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो उसका मीडियन आ जाएगा। ये तो अगर मोर देन लेस देन में से एक ग्राफ होगा उसकी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर दोनों ग्राफ लेस देन भी मोर देन भी आपको दिया हुआ है, एक है ना, एक ये लेस देन मोर देन दोनों दिए हुए हैं और ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं पे कट जरूर करते हैं। जहां पे ये कट कर रहे होंगे वही पॉइंट आपको गिवन है ये 1850। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ कर देनी है जिस पॉइंट पे ये यही वाला, क्योंकि ये इसी पे ही तो कट कर रहा होगा ना एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है यही पॉइंट आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 18 हो, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तभी मिल पा रहा है हमें ये पॉइंट, दोनों एक साथ नहीं कर रहे आप, एक ही टाइप है आपका, तब हम n/2 से करते हैं इसको सॉल्व। ठीक हो गया। तो यहाँ कितना होगा, ये x वाला पॉइंट ही आपका मीडियन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71, पर उन्होंने नंबर ऑफ बॉयज नहीं दिए हुए, तो सपोजिंगली n1 जो है वो बॉयज हैं एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज, गर्ल्स का भी नहीं दिया है कितनी गर्ल्स हैं, इज 73 है। उनका उन्होंने क्या किया, एवरेज स्कोर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि n1 जो लड़के हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है, ठीक है, और जो लड़कियां हैं उनका कितना है। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास जो एवरेज होता है या मीन है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू होता कितना है, यही मीन हमारे पास दिया हुआ है। मीन होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, इसका एवरेज और इसका एवरेज, यही तो आपके पास बॉयज का टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n1 इंटू 71 होगा, प्लस दूसरा क्या है 10, n1 n2 इंटू 73 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है n1 और n2, कितनी लड़कियां इतने लड़के, है ना, ये हो गया। अब आप इसको मीन कितना दिया हुआ है उन्होंने स्कूल का 71.8 दिया हुआ है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 71.8 n1 प्लस 71.8 n2 इज इक्वल्स टू 71 n1 और प्लस का 73 n2। अब n1 वाले एक साथ ले लो तो ये आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 71 में से तो ये जाएगा 0.8 n1, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, ये जाएगा 73 n2 माइनस 71.8 n2 0.8। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, दो में से एक या एक, तो ये आ रहा है आपके पास 1.2 n2। अब उन्होंने पूछा ये था रेशो ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज कितने हैं n1 है, तो n1 अपॉन n2 पूछ रहा है वो आपको, तो 1.2 अपॉन 0.8 हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो अपॉन में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करें। देखो एक और इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 48, ठीक है। तो अगेन आ जाएगा आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में वो हो जाएगा आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कितना 25 इंटू 48। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 42, अगर ये तो था 25 का, ठीक है, अगर वो पूछ रहे हैं कि कितने फर्स्ट 13, अगर फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम तो उसमें उसका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो कितना होगा, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, वो होगा 42 इंटू 13। फिर वो कह रहा है लास्ट 13 का भी दे रखा है उसने, तो लास्ट 13 का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना होगा 53 इंटू 13, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं आपको केवल 13th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और टोटल कितने थे 25 थे, आप देखेंगे तो 13 13 26 हो रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका ही वैल्यू निकाल देते हैं हम, 13 दूनी कितना होता है 26 से 52, है ना, और 26 तो 54, तो ये 5 4 6, ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
13 3 जा 39 होता है, 9 ये हो गया, 3 कैरी हो रहा है, फिर 13 5 जा 65 होता है, ये कितना हो रहा है 68, तो ये हो जाएगी वैल्यू। अब आप मुझे ये बताओ 25 ऑब्जर्वेशन का सम जो है ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 16 200 600 120 1200 हो रहा है ना, ठीक है, ये है। तो ये टोटल का हमें सम दे रखा है, उसमें से ये 26 जो ऑब्जर्वेशन है इनका टोटल सम दे रखा है, उनका 13 स्टार्टिंग का 13 लास्ट का। वो कह रहा है जो 13th टर्म है, एक से लेकर के 25 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 13th टर्म बताना है, जबकि उसने स्टार्टिंग के 13 भी दिए, आखिरी के 13 भी दिए, ये टोटल भी दिए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम करेंगे 689 प्लस 546 माइनस का 1200। इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो लास्ट जो हमारे पास 13th ऑब्जर्वेशन है, इसे क्या मिल जाएगा 13th ऑब्जर्वेशन है वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा वो आप देख लेते हैं। ये 9 एंड 6 9 और 6 5 15 8 एंड 4 12 13 5 और 6 11 12 और 1200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 आएगा। विच वन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जो एफ आई का समीशन है वो 15 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, ठीक है। और एफ आई एक्स आई भी इसने दे रखी है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, पी मांग रहा है। तो जैसे वैसे भी हमें पता है मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन बी। समीशन ऑफ एफ आई होता है ये 3p प्लस का 36 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, मीन जो है आपके पास वो 3 दिया हुआ है, ये 3 है ना, यही लिख दिया मैंने, 3 दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में, या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो इम्प्लाइज करके। अब आप 3p प्लस 36, 15 45 होता है, ठीक है। अब 3p इज इक्वल टू 45 माइनस का 36 कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9 आएगा, और 9 ही आ रहा है बस, ठीक है। तो p 3p हो रहा है, p इज इक्वल टू कितना है 9/3, 3 3 जा 9, अगेन 3 ही आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कि अभी थोड़ा हम इजी वे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।